CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। कल यानी रविवार यानी 27 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ आ रहे हैं। इसको लेकर शहर की जनता खुश हो या ना हो, लेकिन यूटी एम्प्लॉयज हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र सहित हजारों यूटी कर्मचारी जरूर खुश हैं कि उनका वनवास खत्म होने वाला है या हो सकता है, क्योंकि वर्ष 2008 में यूटी एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम फाइलों में ही दम तोड़ती आ रही है। शायद अब इन्हें मिल जाए। आपको बता दें, जब जब लोकसभा चुनाव आता है तब तब हाउसिंग स्कीम का मुद्दा उठता रहता है और हजारों कर्मचारियों को आश्वासन मिलता है कि इस बार इस उम्मीदवार की जीत हुई तो सभी को मकान मिल जाएगा। यही भरोसा दे देकर पहले कांग्रेस के उम्मीदवार पवन कुमार बंसल न सिर्फ सांसद बने बल्कि रेलवे जैसे मंत्रालय का मंत्री बन गए। वर्ष 2014 में किरण खेर ने हजारों यूटी कर्मचारियों को एक बार फिर सपना दिखाया कि कर्मचारियों को मकान तो वही दिलवा सकती है और वही दिलवाएंगी, और 2 बार सांसद बन गई। मकान दिलाने के नाम पर वोट बटोरने वाले जिंदा तो हैं, पर मकान लेने वाले करीब करीब 2 दर्जन लोग स्वर्ग को सिधार गए हैं। सैकड़ों रिटायर हो चुके, कुछ कर्मचारी बुजुर्ग या बीमार होकर मरने की हालत में पहुंच गए हैं, जबकि बचे खुचे मकानों के हकदार रिटायर होने वाले हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ रविवार को यूटी एम्प्लॉयज हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री अपने अन्य साथियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि धर्मेंद्र शास्त्री शाह से मिल भी सकते हैं या नहीं। यहां आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2008 में यूटी एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम आई थी, जिसमें करीब 8000 यूटी कर्मचारियों, जिसमें IAS जैसे अधिकारी भी आवेदक के रूप में शामिल थे। इनसे अर्नेस्ट मनी के नाम पर भी मोटे पैसे लिए गए। इसके बाद प्रशासन ने कलाकारी करते हुए करीब 4000 आवेदकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में करीब 4000 यूटी कर्मचारियों को सक्सेस बताकर फ्लैट्स देने की बात कही, जिसके अब 14 साल पूरे हो चुके हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री को। कल मुलाकात होगी अमित शाह से। देखिए मधुकर जी, पहले तो मैं CNE न्यूज़ का धन्यवाद कर दूं कि टाइम टू टाइम यूटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम के मुद्दे को लाइमलाइट में लेके आती रही है। उससे प्रशासन पे भी और सरकार पे भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लोग जब देखते हैं न्यूज़ और हमारी आवाज़ बाहर तक जाती है तो उनको पता चलता है कि लोग कितने दुखी हैं। 14 साल का वनवास हो गया है। भगवान श्री राम का भी 14 साल का वनवास था, तो हमारा भी 14 साल का वनवास ख़त्म हो गया है। और कल केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं माननीय अमित शाह जी, तो हमारी पूरी कोशिश है कि कल हम उनसे मुलाकात करेंगे। हमने श्री संजय टंडन जी और अरुण सूद जी से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें उनसे मिलवाया जाए ताकि हम अपनी बात रख सकें। जिस तरह से पिछले 14 साल से राजनेताओं ने, खासकर जो यूटी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ठगा है एक तरह से। हर बार यही कहा जाता है कि इस बार हमें वोट दीजिए तो आपको हम हाउसिंग स्कीम के तहत 4000 मकान देंगे आपको, जबकि कई आपके जो एप्लीकेंट हैं वो मर चुके हैं, कुछ मरने के कगार पे हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ रिटायर हो जाएंगे। तो इसी तरह से कब तक ठगे जाएंगे और किस तरह से अपने आप को समझाते रहेंगे इन राजनेताओं के सामने? देखिए, इसमें मधुकर जी ठगी तो हुई है एम्प्लॉयज़ के साथ कि 14 साल हो गए और आज तक भी उनको अपने मकान हासिल नहीं हो पाए। 58 करोड़ रुपया चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास जमा करवा रखा है और अभी तक भी इनके कोई नज़दीक पहुंचने वाले नहीं थे हमें। लेकिन 14 साल के बाद अब जैसे अमित शाह जी कल आ रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, तो उनसे मुलाकात होएगी तो हम पूरे आश्वस्त हैं कि भाई हमारा मुद्दा हल हो जाएगा। क्योंकि अभी नगर निगम के चुनाव से पहले नित्यानंद जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो आए थे, तो हमें
हमें आश्वासन दे करके गए थे कि आपका मुद्दा हम हल करके देंगे। हमने उनको जितनी भी इसमें पेचीदगियाँ थी वो सारी बताई थी और वो समझ गए थे कि आपके साथ वाकई धोखा हुआ है और इसको हम आपको बहुत जल्द करा के देंगे। जल्द करा के देंगे। 14 साल हो गए, हर बार कुछ ना कुछ यही कहा जाता है चुनाव के टाइम में कि इस बार कितने लोगों से अब तक आपको आश्वासन मिल चुका है 14 साल में, खासकर जो भाजपा के जो दूसरा कार्यकाल है उसमें कितने कितने आश्वासन मिल चुके हैं आपको? देखिए, पिछला जो कार्यकाल था उसमें 2016 तक तो इनके एक दूसरे प्रशासनिक जो यहाँ के प्रशासक थे वो थे, तो उन्होंने इसको स्कीम को स्क्रैप करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई तो इन्होंने इसकी दोबारा से प्रपोजल बनवाई, इस स्कीम को जिंदा किया और 2-2.5 साल के अंदर यानी कि जनवरी 2019 में इन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से इसके लिए 74 एकड़ ज़मीन मंजूर करवा के दी। तो ये एक यूटी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर चंडीगढ़ के 4000 कर्मचारियों को चंडीगढ़ में उनका अपना मकान मिल जाएगा तो ये हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे। ठीक है, टाइम ज़रूर लगा है पर अब हमारा वनवास खत्म होने वाला है। जैसे कि आपने कहा कि हम जो है 14 साल का वनवास अब खत्म होने वाला है। पहली बार जब किरण खेर यहाँ से सांसद बनती हैं तो आप कहते हैं कि आपके जो मसले जो मर चुका एक चीज़ को फिर जगाया, उन्होंने फिर से जिंदा किया। लेकिन जिंदा करने के बाद आप कहते हैं कि हमें ज़मीन भी दी, लेकिन ज़मीन उस रेट में दी जो कि एक IAS ऑफिसर या जो ब्लैक पैसा ना कमाता हो वो तो लेने की सोच भी नहीं सकता। और जिस तरह से आप लोग टीचर हैं, शिक्षक हैं, क्या ऐसे लोग उस रेट में ज़मीन ले सकते हैं क्या? नहीं, एक शिक्षक तो क्या, अगर IAS ऑफिसर भी लेना चाहे इतने रेट में वो नहीं ले पाएगा। केंद्र सरकार के अधिकारियों का या प्रशासन के, चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों का कहीं न कहीं इसमें इस तरह का रोल रहा है कि उन्होंने आज के रेट लगाए। अगर ये चाहते, चंडीगढ़ के प्रशासक अगर चाहते तो उसी रेट में ये हो सकता था। आप चंडीगढ़ के एस्टेट रूल निकाल करके देखिए, उसमें सब रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं। अगर 1 महीने का पीरियड लैप्स हो गया था, इन्होंने LOI जारी किया और वो LOI जारी करने के 1 महीने बाद भी अगर ये पैसे नहीं जमा करा पाए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वाले तो ये लैप्स हो गया वो पीरियड। लैप्स होने के बाद इन द मीन टाइम क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया सभी यूटीज़ के नाम 5 अक्टूबर 2012 को कि भाई एक मार्केट रेट से कम देनी नहीं है किसी को ज़मीन या फिर कलेक्टर रेट पे देनी है। हमारी स्कीम 2008 में आई थी, लेटर 2012 में आता है, तो ये लेटर 5 अक्टूबर 2012 वाला 2008 वाली स्कीम पर लागू ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर लगा दिया। और उसी बात को हम केंद्रीय गृह मंत्री जी जो कल आ रहे हैं उनके सामने ये बात रखेंगे कि जी इस स्कीम से इस 5 अक्टूबर 12 वाले लेटर को डीलिंक किया जाए और अगर इसमें किसी प्रकार की टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो हम ये चाहेंगे कि जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो यूटी एम्प्लॉइज़ की सैलरी के अकॉर्डिंग उनके रेट बताए गए थे फ्लैट्स के, और आज भी आप देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा डबल से 3 गुना हो गए होंगे सैलरी जो बढ़ गई है। तो आज अगर आप 13 लाख रुपए वाला एक फ्लैट करोड़ रुपया मांगोगे तो 13 7 91 यानी कि 7 गुना से भी ज़्यादा मांग रहे हैं, तो कहाँ से दे देगा एक एम्प्लॉय? इन अधिकारियों को सब पता है कि भाई एम्प्लॉयज़ कितनी सैलरी ले रहे हैं, तो उस सैलरी में ये दे ही नहीं पाएंगे। तो ये अधिकारियों की एक साजिश है कि भाई एम्प्लॉयज़ को हम दें ही ना, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी लगातार जो नेता लोग हैं उनसे भी लगातार बात जारी है। माननीय हाई कोर्ट में हमने केस डाला हुआ है, वहाँ पर भी हमारा केस विचाराधीन है और हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों स्तर पर हमें पूरा न्याय मिलेगा। आपने कहा कि 13 लाख का जो फ्लैट है उस फ्लैट की कीमत होगी करीब करीब 1 करोड़ रुपए। तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा के आने के बाद एक स्कीम, मरी हुई स्कीम को जिंदा किया गया कि ताकि आपके हाथों में एक झुंझुना पकड़ा दिया जाए और उसी झुंझुना को आप देख करके बच्चों की तरह खेलते रहें और फ्लैट्स मांगते रहें और होना कुछ भी नहीं? ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए मधुकर जी, ये जीवन एक संघर्ष है। 14 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ सरकारी मकानों को छोड़ करके रिटायरमेंट के बाद किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इस दुनिया को ही अपने मकानों का इंतज़ार करते करते चले गए। तो ये सारी बातें जब हम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से करेंगे कल, तो उनको समझ में आ जाएगा कि वाकई इन 4000 लोगों के साथ 4000 लोग की बजाय मैं ये कहूँगा कि 4000 परिवार हैं। उन 4000 परिवारों में अगर अमूमन एक घर में 5 लोग भी हैं तो 20,000 लोग अफेक्टेड हैं।
तो केंद्रीय गृह मंत्री से हम कल रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इस समस्या को जल्द सुलझाया जाए ताकि इनको एक छत मिल सके। आप एक देखिए कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए उनको फ्लैट बना करके देते हैं, प्रधानमंत्री जी आकर के चाबी दे करके जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉइज इस सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कीम में पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार जो है ना इनकी बिल्कुल सोच नहीं रही है। तो माननीय जो मंत्री जी कल आ रहे हैं उनसे हमारा पूरा उम्मीद है कि वो हमारी इस समस्या का हल करके जाएंगे। यहाँ पर अगर नहीं होता हल दिखा तो हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से हम इसको करवा करके ही लेके आएंगे, अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने कहा कि 2 दर्जन से अधिक लोग मर चुके हैं इसी मकान के इंतजार में। 4000 आवेदक थे इन फ्लैटों को लेकर, मकान लेने को लेकर के। 4000 में 2 दर्जन तो लोग स्वर्ग सिधार गए। जो रिटायर हो गए वो कितने हैं और क्या रिटायरमेंट के बाद वो उस मकान को लेने की स्थिति में रहेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने कि आज की डेट में बहुत सारे यानी कि सैकड़ों लोग रिटायर हो चुके हैं और वो लोग किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं, या फिर चंडीगढ़ छोड़ करके कहीं साइड में खरड़ में या इधर बलौंगी वाली साइड या मोहाली में या इधर न्यू चंडीगढ़ में कहीं ऐसी जगह जा कर के किराए पे रह रहे हैं, या फिर कोई छोटा मोटा इस तरह का जुगाड़ कर लिया कि वो चंडीगढ़ छोड़ने को मजबूर हुए। क्योंकि जब हमें ना प्रशासन ने हमारी सुनी ना केंद्र सरकार ने हमारी सुनी, तो अब कहाँ जाएंगे लोग? मजबूरी में सरकारी मकान तो छोड़ना पड़ेगा। सरकारी मकान में ज़्यादा देर रह नहीं सकते, 4 महीने के बाद तो सरकार ने सामान बाहर फेंकना है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि सरकारी मकान में हम रह नहीं सकते रिटायरमेंट के बाद, और अब किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। यानी कि ये सरकारी मकान में रह नहीं सकते और अपना मकान है नहीं। एक कंडीशन जो उस मकान के फ्लैटों के साथ है, आप लोगों को जो कंडीशन दिया गया है कि यहाँ पे ट्राई सिटी में आपके नाम से खुद का मकान ना हो, नहीं तो आपको फ्लैट्स नहीं मिलेंगे। ये भी एक बहुत अजीब स्थिति है यूटी एम्प्लॉइज़ के साथ। ये भी बहुत बड़ी बात है। इन्होंने एक ब्रोशर में कंडीशन रखी थी कि जब तक इस स्कीम में जो फ्लैट मिलना है उसका आपको पोजेसन नहीं मिलता, तब तक आप ट्राई सिटी में चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में आप अपना मकान नहीं खरीद सकते, कोई प्लॉट नहीं ले सकते। और इसी करके सभी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इस उसमें बंधन में रहे कि ना तो वो इस ट्राई सिटी में कोई प्लॉट मकान वगैरह ले सके, और इस स्कीम में उनको फ्लैट मिला नहीं। कुल मिला के जो है ना खुदा मिला ना विसाले शर्म वाली स्थिति आ गई है। अब जब ये गृह मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, ऐसे में आपको उम्मीद है कि कई स्टेट में भाजपा की सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद वैसे भी अहंकार में आ जाते हैं, बड़े बड़े अफसर भी आ जाते हैं, नेता भी आ जाते हैं। नेता तो एक अधिकार है अहंकार पर। तो क्या लगता है अमित शाह जैसे लोगों की मुलाकात आप लोगों से कर लेंगे? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। कई राज्यों में इनकी सरकार आई है तो वो लोगों का अपना एक विचार है, लोगों ने वोट उनको दी है, तो सरकार क्यों नहीं आएगी? अगर अच्छा काम किया है तभी उनको वोटें मिली हैं। अब आप कश्मीर वाला 370 धारा वाला मुद्दा देख लीजिए या 3 तलाक वाला मुद्दा देख लीजिए, वो इन्होंने मिनटों में हल कर दिया। तो हमारी स्कीम वाला मसला कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस यही है कि इनके संज्ञान में प्रॉपरली लाया नहीं गया, और जब लाया गया तो अधिकारियों ने उसमें कहीं न कहीं ऐसी अड़चनें पैदा की कि आज ये करोड़ों के फ्लैट हो गए। आपको लगता है कि 370 जैसी चीज़ें जो कठिन से कठिन चीज़ मानते थे लोग, उसको यूटी बना दिया कश्मीर और जम्मू को, और इसके बाद अफसर उसमें आड़े नहीं आते हैं, लेकिन आपके कुछ हजार जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको मकान दिया जाना है, उसमें अफसरशाही जो है आड़े आते हैं। कहीं विश्वसनीय बात लगता है कि ये अफसर ही अड़ंगा अड़ा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री चाह ले या भाजपा का कोई बड़े होम मिनिस्टर चाह ले, तो क्या लगता है इस स्कीम को अफसरशाही रोक देंगे? मधुकर जी, आपने इस मामले में कई वीडियो जारी किए हैं और कई बड़े नेताओं से, कई बड़े सोशल वर्कर्स से वीडियो बनवाई हैं। उनमें उनके विचार लिए हैं कि भाई क्या इसको यूटी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर अधिकारियों का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पकड़ है कि वो राजनेताओं की चलने ही नहीं देते हैं। तो अब केंद्रीय गृह मंत्री जो इतने बड़े बड़े मुद्दों को चुटकियों में हासिल कर लेते हैं, हल कर देते हैं, तो ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है। और ये लगातार हमारे सत्यपाल जैन जी जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ये बात रखी है कि भाई इस यूटी को केंद्र सरकार के अंतर्गत लाया जाए, इनको पंजाब और हरियाणा से बाहर निकाला जाए, ताकि इन अधिकारियों पर जो है ना केंद्र सरकार की पकड़ मजबूत रहे और यहाँ के मसले हल हो सकें। बिल्कुल आपने सही कहा कि सत्यपाल जैन ने इन बातों को रखी है, लेकिन जो आपकी सांसद है
जिसका वहाँ पे सुना जाना है, जो वहाँ पे सुनने के लिए बैठे हैं और ये सुनाने के लिए बैठे हैं। दूसरा टर्म MP किरण खेर सांसद बन चुकी है। पहले टर्म में उन्होंने क्या किया, इस टर्म में उस किरण खेर से मुलाकात है कि नहीं आपकी? पहले टर्म में मुझे याद है कि भाई जब माननीय राजनाथ जी केंद्रीय गृह मंत्री थे तो मैडम किरण खेर जी ने उनके साथ मुलाकात करवाई, संजय टंडन जी उनके पास लेकर के गए और उन्होंने हमें ये कहा था कि भाई आपका जो ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्रपोजल तैयार की है कि भाई अगर आप मेरे पास आए हो तो हमारे पास इतनी पावर तो है कि 12 की बजाय हम 10% पे आपकी प्रपोजल बनवा देते हैं। 12 की बजाय 10% पे प्रपोजल बनी, लेकिन अधिकारियों ने उसमें ऐसा डंगा लगाया कि वो इस चीज़ को तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया और जो कलेक्टर रेट थे चंडीगढ़ के 2016 के, क्योंकि ये प्रपोजल 2016 में बनी थी, उस टाइम के ये प्रपोजल बना करके नए कलेक्टर रेट के साथ और पेश कर दी और कैबिनेट ने क्या है कि उसको वैसे का वैसे मंजूर कर दिया। जब वो मंजूर हो गई तो उसमें अब हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। हमने अपनी बात माननीय हाई कोर्ट में रखी तो माननीय हाई कोर्ट ने उसके बावजूद भी इनको डायरेक्शंस दी, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दी कि भाई आप एमिकेबली इसको बैठ करके आपस में इनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको बिठाइए, बैठ करके आप इस मसले को हल करने की कोशिश कीजिए ताकि एम्प्लॉइज़ को फ्लैट मिल सकें। 3-4 हमारी मीटिंगें हुई हैं और करोड़ रुपए से इन्होंने रेट कम करके 70 लाख रुपए तक, सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, सी कैटेगरी, केवल सी कैटेगरी जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं जिनके फ्लैट हैं, 3930 में से 3066 तो केवल सी कैटेगरी से ही हैं। तो उन्होंने करोड़ रुपए का फ्लैट 70 लाख रुपए तक ले आए, लेकिन एक आम एम्प्लॉई सी कैटेगरी का वो 70 लाख रुपया कहाँ से दे देगा? 10-20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया अगर कोई बात हो तो गवर्नमेंट से लोन ले सकता है, बैंकों से लोन ले सकता है, लेकिन इनकी रिटायरमेंट के बाद तो रीपेइंग कैपेसिटी भी खत्म हो गई। धर्मेंद्र जी, जो आप सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 70 लाख रुपए में एक फ्लैट देने की बात है अगर जो रेट तैयार हुआ है, और यही आप मोहाली या पंचकुला चले जाएं तो 70 की जगह में मुझे लगता है कि 25-30 लाख में वो फ्लैट्स मिल जाएंगे। तो क्या किसी को शौक लगा है, शौकिया खरीदेंगे कि हमको 70 लाख देना ही देना है? देखिए जी, हम तो बात नियम की कर रहे हैं कि सारी ज़िंदगी एक एम्प्लॉय चंडीगढ़ में लगा देता है, सेवा करता है सरकार की, और पूरी ज़िंदगी यहाँ सेवा करके 30-35-40 साल तक सेवा करके अगर चंडीगढ़ छोड़ करके जाना पड़े और झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए आप फ्लैट बना करके दे रहे हो, तो ये एम्प्लॉइज़ के लिए कितनी क्या कहूँ मैं, बहुत दयनीय स्थिति है कि अधिकारी इस और नहीं सोच रहे। हाँ, एक ज़रूर कहूँगा कि नेताओं ने ज़रूर इस बारे में थोड़ा सा सोचा है, लेकिन अब समय आ गया है, 14 साल का हमारा वनवास खत्म हो गया है, अब नहीं हो सकेगा तो मुझे लगता है कि फिर ये माननीय हाई कोर्ट ही इसको हल करके देगा, हमें पूरी उम्मीद है। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, यानी कि इनको ना तो सरकारी फ्लैट मिलने की उम्मीद है आज के समय में, जो हालात हैं उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। दूसरी तरफ जो इन्होंने ट्राई सिटी में जो कोई मकान बनाना था वो भी उस कंडीशन के हिसाब से नहीं बना सकते। तीसरी बात कि अमित शाह इन लोगों से कल मिलेंगे, इसको लेकर के इन्हें बहुत उम्मीद है, लेकिन हमें कहीं से भी उम्मीद नहीं है कि यूटी एम्प्लॉइज से मकान के मसले पर अमित शाह इन लोगों से मुलाकात करेंगे या कोई कराएंगे, क्योंकि एमपी का फिलहाल पिछले कई सालों से अता पता नहीं है। टीवी शो में जरूर दिख रही हैं, चंडीगढ़ शहर में नहीं दिखती हैं। ऐसे में क्या होगा यह तो कल ही पता चलेगा, लेकिन हमारी शुभकामना है कि इनको जरूर मकान मिले। धर्मेंद्र शास्त्री जी के पूरे जितने भी आवेदक हैं 3-4 हज़ार, जो मर गए उनको भी, उनके परिवार को भी, जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी, और जो जिंदा हैं उन्हें भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।